Hello everyone, how are you guys? I really hope you all are doing well and preparing well. तो आज की वीडियो बहुत छोटी वीडियो होने वाली है और इसके अंदर जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं जो IBACIO 2020 में पूछे गए हैं। जितने भी साइंस के क्वेश्चंस हम वो सभी डिस्कस करने वाले हैं। अब ये क्वेश्चंस क्यों इम्पोर्टेंट है? ये क्वेश्चंस आपके CGL, CHSL, CPO, DSSS सभी जिसमें भी साइंस आ रही है उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से कर लीजिएगा। ज़्यादा लंबी वीडियो वैसे भी नहीं होने वाली। सभी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपने पहले पढ़ रखे हैं इधर इन क्लासेस और इन शॉर्ट वीडियोस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपको SSC के रिगार्डिंग सबसे पहले अपडेट्स चाहिए, और टेलीग्राम चैनल बिल्कुल ज्वाइन कर लें ताकि आपको सारी प्रीवियस ईयर की कंपाइलेशन मिल जाए इन सभी एग्ज़ाम्स की। तो सभी एग्ज़ाम्स की जो भी यहाँ लिखे हुए हैं सबकी प्रीवियस ईयर की जो पेपर्स हैं उनकी कंपाइलेशन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। इसी के साथ हमारी वेबसाइट पर अब 1000 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, फ्री टेस्ट अवेलेबल हैं जो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और अपनी तैयारी को इवेलुएट कर सकते हैं। तो बिल्कुल विजिट करके ज़रूर चेक करिए। ऑफिसर बैच आप सबको पता है, इसमें आप सर ने बहुत कुछ किया है, जैसे कि सर खुद पर्सनली सुपरवाइज कर रहे हैं और डेली के टारगेट्स दे रहे हैं, ताकि सिर्फ बैच में एनरोल करके काम ख़त्म नहीं होगा। आपको कैसे वो बैच कवर करना है, सारी वीडियोस कैसे देखनी है, वो सर खुद गाइड कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। सभी प्लेलिस्ट यूट्यूब पर है, जाकर आज ही आप चेकआउट करिए सो दैट आपकी कोई वीडियो मिस नहीं हो। सभी बैच एक बार चेक कर लीजिएगा एप्लीकेशन पर, ताकि आपको पता लग जाए कि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन कौन से बैचेज अवेलेबल हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स के क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज कैन 1 वोल्ट बी एक्सप्रेस्ड? 1 वोल्ट को आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो? तो पहली चीज 1 वोल्ट, वोल्ट का मतलब क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है ना, विभवांतर। और हम कैसे उसको बता रहे थे, पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिनोट कर रहे थे कि हम कितना काम कर सकते हैं, कितने चार्ज को, कितना कार्य कर सकते हैं, कितने आवेश को एक जगह से दूसरी जगह पर लाने के लिए। तो W/Q, कार्य बटा आवेश। तो कार्य की जो SI इकाई होती है, SI यूनिट होती है जूल, और चार्ज की होती है आपकी कूलाम। तो आप कैसे डिफाइन करोगे 1 वोल्ट को? 1 जूल अपॉन 1 कूलाम, यानी 1 जूल पर कूलाम। तो ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। विच कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी? ऊर्जा के अच्छे स्रोत की कुछ विशेषताएं दे रखी हैं, ये बताओ इनमें से कौन कौन सी करेक्ट है, सही है। सबसे पहला, इट वुड नॉट डू अ लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट वॉल्यूम और मास। ये अपनी प्रति इकाई आयतन या द्रव्यमान पर बड़ी मात्रा में कार्य नहीं करेगा, तो फिर वो गुड फ्यूल भी नहीं होगा ना, तो ये गलत हो गया। ये आसानी से उपलब्ध हो सकता है, इजीली एक्सेसिबल है, बिल्कुल हमको ये चाहिए। सेकंड वाला हमको चाहिए, इसको स्टोर करना या ट्रांसपोर्ट करना आसान है। इट इज़ ईजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, आप एक जगह से दूसरी जगह तक आराम से लेकर जा सकते हो, ये भी सही है। ये किफ़ायती नहीं है, ये बहुत महंगा है, इट इज़ नॉट इकोनॉमिकल, तो ये भी हमको नहीं चाहिए। तो आपके करेक्ट ऑप्शंस कौन कौन से हो गए? ओनली 2 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट के बारे में, टिंडल प्रभाव के बारे में आपको बताना है कि इनमें से कौन सी चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं। सबसे पहला तो मैं आपको ये बता दूं, टिंडल इफेक्ट होता क्या है। जब भी लाइट किसी मीडियम से जा रही है और उस मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं, जो कण हैं, उनमें जाते हुए लाइट फैल जाए, उनसे टकराते ही लाइट टूट ना जाए, फैल जाए, यानी लाइट का रास्ता क्लियरली दिखे, उसको टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। आप टिंडल इफेक्ट आराम से देख सकते हो। अगर सनलाइट बिल्कुल अंधेरे कमरे में एक किसी छोटे से होल से आ रही है, आप तब देख सकते हो। कोई बहुत घना जंगल है, उसमें से सनलाइट कहीं कोने कोने में से, पेड़ों के बीच में से आ रही है, आप तब देख सकते हो। कोलोइडल सॉल्यूशन है, आप तब भी आप टिंडल इफेक्ट देख सकते हो। तो इट इज़ अ फिनोमिना वेयर इन स्कैटरिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट कैन बी ऑब्जर्व्ड। ये एक ऐसी घटना है जिसमें प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन देखा जा सकता है, बिल्कुल ठीक है। इट कैन बी ऑब्जर्व्ड व्हेन अ फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर्स अ रूम थ्रू अ स्मॉल होल। इसको आप तब भी देख सकते हो जब प्रकाश की एक महीन किरण एक छोटे से छेद के माध्यम से कमरे में प्रवेश करती है। अभी मैंने आपको बताया, इसे तब देखा जा सकता है जब सूरज की रोशनी घने जंगल की छतरी से होकर। तो बिल्कुल तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट कैन बी द इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ?
अगर आप ध्वनि प्रदूषण की बात करते हो तो उसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो देखो, सबसे पहले हम परमानेंटली या टेम्पोरेरीली हम बहरे हो सकते हैं, हम डेफ हो सकते हैं, हमें सुनाई देना बंद हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है, टेंशन बढ़ सकती है, हाइपरटेंशन हो सकता है। इसी के साथ हमें बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हो कि हमारा जो प्रोडक्टिविटी है, जो हम काम करते हैं उसकी एफिशिएंसी हम कम हो जाएगी, हमारी काबिलियत कम हो जाएगी, हम ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं हो पाएंगे, ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे, एंगर इश्यूज आ जाएंगे, बहुत जल्दी गुस्सा आने लगेगा। तो ये सभी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं नॉइज़ पॉल्यूशन के, ध्वनि प्रदूषण के। तो सबसे पहला यही है, टेम्परेरी और परमानेंट हियरिंग लॉस। तो ये बिल्कुल होता है, जिसको आप क्या कह सकते हो, इसको आप बोलते हो थ्रेशहोल्ड शिफ्ट, टेम्परेरी थ्रेशहोल्ड शिफ्ट। अगला, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन, चिंता, तनाव, ये आ जाता है। लोअर्ड वर्कर एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, बिल्कुल। लॉस ऑफ विजन, दृष्टि की हानि, तो दृष्टि की हानि नहीं होगी, आपको देखने में प्रॉब्लम क्यों आएगी नॉइज पॉल्यूशन से। तो बाकी तीनों बिल्कुल ठीक है। तो 1, 2 एंड 3 ओनली। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में आप बताओ, अब जिसको अपकेंद्रीकरण बोलते हैं, उसमें होता क्या है, जो भी आपके पास चीज़ें जिसमें मिक्स हो रखी हैं उसको आप गोल गोल घुमाते हो, और उस जो भी चीज़ को आप गोल गोल घुमा रहे हो, सेंट्रीफ्यूज मशीन में घुमाते हैं, अपकेंद्रीकरण मशीन में घुमाते हैं, तो जो भारी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, हल्के हल्के ऊपर आ जाते हैं। यही तरीका होता है क्रीम को दूध से अलग करने का। ठीक है, क्रीम में से आप बटर भी ऐसे अलग करते हो, दूध में से क्रीम भी ऐसे ही अलग करते हो। तो ये सब चीज़ें हैं। सबसे पहला, एज पर द प्रिंसिपल लाइटर पार्टिकल्स आर फोर्स टू द बॉटम। हल्के कण नीचे की तरफ रहते हैं और भारी ऊपर ही, तो उल्टा है, भारी कण नीचे रहते हैं और हल्के कण ऊपर आते हैं। जो ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट होता है उसमें यही होता है, ब्लड और यूरिन को गोल गोल घुमाया जाता है और ब्लड में जितनी भी चीज़ें टूट जाती हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है। डेयरियों में, घरों में क्रीम से मक्खन को अलग करने के लिए आप इसी को लागू करते हो, बिल्कुल ठीक है। जो मलाई होती है उसमें से मक्खन निकलता है, इसी तरीके से निकलता है। तो 2 एंड 3 बोथ आर करेक्ट। व्हाट इज 1/2 ऑफ अ वेव हाइट। देखो, कोई तरंग है तो इसकी हाइट कितनी हो गई, ये इसकी हाइट है पूरी, तो इसका बिल्कुल आधा, आधा कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा लगभग इतना। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, यानी तरंग आयाम, वेव एम्पलीट्यूड बोला जाता है, तरंग आयाम बोला जाता है। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इज मेजर्ड एज, विद्युत चालकता, आपने रेजिस्टेंस पढ़ा होगा। ठीक है, अवरोध बोलते हैं जिसको, तो उसकी यूनिट थी आपकी ओम। उसका बिल्कुल अपोजिट है चालकता यानी कंडक्टेंस, उसकी ऐसा इकाई होती है आपकी सीमेंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से लर्न कर लीजिएगा। केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की बात करते हैं। चलिए, विच ऑफ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मैटर। मैटर का मतलब क्या हो गया, पदार्थ। पदार्थ के बारे में कुछ चीजें दे रखी हैं, बताओ कौन सी सही है। सबसे पहला, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, बिल्कुल ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इन मैटर आर मैक्सिमम इन गैसेज, गैसेज में कणों के बीच में सबसे ज्यादा आकर्षण होता है, गलत। गैसेज में सबसे कम होता है, तो जो सेकंड वाला है वो बिल्कुल गलत है। इवापोरेशन डज नॉट कॉज कूलिंग, वाष्पीकरण, जब भी कोई चीज उड़ती है गर्मी सोख के तो वो शीतलता नहीं फैलाती, कूलिंग इफेक्ट नहीं देती, बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर गर्मी एब्जॉर्ब कर रहा है तो कूलिंग तो अपने आप फील होगी। तो इवापोरेशन जो है ये बिल्कुल गलत है। इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग। द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस। जो जितना भी पदार्थ है हमारे चारों तरफ 3 ही अवस्थाओं में होता है। अराउंड अस आ गया, हमारे चारों तरफ यही 3 मिलेंगी, अदरवाइज 2 स्टेट्स और होती हैं। कौन कौन सी, बोस आइंस्टीन और प्लाज्मा, ध्यान रखना। तो आपके कौन कौन से बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट एंड फोर्थ। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट गैस। देखो, आपको 2 गैस हमेशा याद रखनी है, सबसे हल्की हाइड्रोजन, सबसे भारी रेडोन। और रेडोन एक अक्रिय गैस है यानी नोबल गैस है। तो सबसे हल्की गैस कौन सी है आपकी, हाइड्रोजन।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिफाइन क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी के बारे में बताओ। देखो क्रोमेटोग्राफी का ये कब टेक्निक हम इस्तेमाल करते हैं, जब किसी चीज़ में बहुत कम अमाउंट में चीज़ें प्रेजेंट हो। जैसे अगर मैं बात करूं कि एक डाई है, उसमें कौन कौन से कलर, हमें बस ये पता लगाना है बहुत कम अमाउंट में, तो हम किसका यूज़ करेंगे, क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। बिल्कुल, मिश्रण के घटकों को अलग करने की प्रक्रिया है, बिल्कुल ठीक है। इट इज़ यूज टू सेपरेट कलर्स इन अ डाई, ये भी बिल्कुल ठीक है, डाई में अलग अलग कलर होते हैं, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा, इट इज़ यूज टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, गलत। ऑयल और वाटर को सेपरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं सेपरेटिंग फनल। तो फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट। विच अमंग द फॉलोइंग इज द हैवीएस्ट गैस। अभी बताइए, रेडॉन एक है सबसे भारी गैस है और ये अक्रिय गैस है, यानी हाउ डज एयर पॉल्यूशन अफेक्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण जीवित जीवों को कैसे प्रभावित करता है। सबसे पहले मेन गैसेस होती हैं सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, दोनों के दोनों अस्थमा, आपकी लंग्स को अफेक्ट करते हैं, आपके फेफड़ों को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला सल्फर डाइऑक्साइड इरिटेट्स रेस्पिरेटरी टिश्यूज, ये बिल्कुल ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स भी लंग्स को इरिटेट करता है, ये बिल्कुल ठीक है। जो हवा में सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे जो कण होते हैं, वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी जहाँ से हम सांस लेते हैं उस रास्ते में हमें अस्थमा फैलाते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। मैनी वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड टॉक्सिक पार्टिकुलेट्स, यानी हवा में बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो एकदम उड़ जाती हैं, या फिर टॉक्सिक जहरीली चीज़ें होती हैं, वो म्यूटेशन रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स ला सकती है, कैंसर तक कर सकती हैं, बिल्कुल ठीक है। चारों के चारों पॉइंट्स बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक इज बेटर देन सिंपल इवेपोरेशन टेक्निक, वाई। देखो क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है आप पहले छानते हो, जो भी आपको चीज़ें बिल्कुल प्योर करनी होती हैं, बिल्कुल शुद्ध करनी होती है, तो उसको आप कम से कम पानी में मिला के छानते हो। छानने के बाद उसको बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म कर देते हो, बिल्कुल मतलब उसमें वो उबल जाए, बॉयल हो जाए। उसके बाद उसको ठंडा होने के लिए रख देते हो, तो जब वो ठंडा होता है तो प्योर क्रिस्टल्स निकल जाते हैं, गंदगी उड़ जाती है, ये है क्रिस्टलाइजेशन। इवापोरेशन में क्या होता है, बेसिकली इवापोरेशन में ना गंदगी अलग नहीं होती, बस इवापोरेशन में यह है कि दो चीज़ें मिक्स हैं अगर, तो उनको अलग कर सकते हो। तो हर तरीके से क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक ज़्यादा अच्छी है, बल्कि जब नमक निकाला जाता था समुद्र के पानी से, पहले इवापोरेशन के मेथड से निकाला जाता था, अभी भी निकाला जाता है, लेकिन आपने देखा होगा नमक भी अलग अलग तरीके का आता है, सस्ता भी होता है, महंगा भी होता है। तो जो क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक वाला निकला हुआ होगा उसमें गंदगी नहीं होगी, वो बिल्कुल प्योर होगा। फिटकरी एलम जिसको बोलते हैं, उसके क्रिस्टल्स भी प्योर इसी तरीके से बनाए जाते हैं। कॉपर सल्फेट, ठीक है, इसको नीला तोता बोलते हैं हिंदी में, जहर होता है लेकिन प्लांट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, पेस्टिसाइड्स वगैरह में यूज़ करते हैं, तो वो भी अगर प्योर करना हो आप क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हो। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला, क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस दैट सेपरेट्स प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, बिल्कुल ठीक है। अगला, सॉल्ट को सी वाटर से अलग प्योर करने में, नमक को शुद्धिकरण के लिए यूज करते हैं, बिल्कुल ठीक है। एलम के क्रिस्टल्स, फिटकरी के क्रिस्टल को अलग करने के लिए आप यूज करते हो। इसके अलावा कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को भी प्योर करने में आप इसको यूज करते हो। तो तीनों के तीनों बिल्कुल ठीक टेक्निक्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स एक्ट एज बफरिंग एजेंट्स इन सॉइल। देखो बफरिंग एजेंट कौन होते हैं, मिट्टी का कई कारण की वजह से या तो ज़्यादा अम्लीय हो जाती है या क्षारीय, या मतलब या तो सॉइल ज़्यादा एसिडिक हो जाती है या बेसिक, और प्लांट्स उसी मिट्टी में अच्छे से उगते हैं जो न्यूट्रल हो, यानी उदासीन हो, ना तो एसिडिक हो ना बेसिक हो। तो हम क्या करते हैं, हम बफर डाल देते हैं। अगर एसिडिक हो रही है तो हम ऐसी चीज़ डाल देंगे जिससे वो न्यूट्रल हो जाए, अगर बेसिक हो रही है, क्षारीय हो रही है, तो हम ऐसी चीज़ डाल देंगे जिससे वो न्यूट्रल हो जाए। तो वो कौन कौन से बफर एजेंट्स हैं, तो आपके कार्बोनेट्स होते हैं, फॉस्फेट्स होते हैं, आर्सेनेट्स नहीं होते। आर्सेनेट्स तो बल्कि रेतीली जो रेता होता है ना, वहाँ पे आर्सेनिक आपको मिलेगा। तो थर्ड तो है ही नहीं, केवल फर्स्ट और सेकंड है जो बफर एजेंट का काम करते हैं और पीएच को नॉर्मल करने में मदद करते हैं। अब हम बात करते हैं बायोलॉजी की। चलिए,
सबसे पहला, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रेफरेंस टू फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। देखो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है क्या? वर्गीकरण प्रणाली है जिसको फाइलोजेनेटिक का नाम दिया गया है। ये कैसे बताता है, ये क्या किस तरीके से वर्गीकरण करता है? ये देखता है कि किन किन स्पीशीज के, किन किन जानवरों के जो एंसेस्टर रहे हैं, पूर्वज रहे हैं, वो कॉमन रहे हैं, एक ही रहे हैं। जैसे आर्कियोप्टेरिक्स नाम का एक, अगर आप देखोगे ना, जीवाश्म है हमारे पास, वो ये बताता है कि पहले जो रेप्टाइल्स होते हैं, जो सर्पधारी होते हैं, ये जो रेंगते हैं, और जो बर्ड्स हैं, वो दोनों का एक ही पूर्वज था। बाद में अलग अलग जगह पे रहे तो दो अलग अलग स्पीशीज बन गई। तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन क्या होता है? वो देखता है एंसेस्टर्स, डिसेंट्स देखता है वो। दूसरी चीज, इसके अंदर ट्रीज को, फाइलोजेनेटिक ट्रीज को जनरेट करने के लिए, मतलब इसको हम यूज करते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप इसमें क्या करोगे, पेड़ जो नए नए बनाओगे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन ये मेथड किसने शुरू किया था? ये मेथड शुरू किया था एंगलर एंड प्रांटले। एंगलर और प्रांटलर ने ये टेक्निक को इस्तेमाल किया था। तो आपका पहला भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये इवोल्यूशनरी, सामान्य पूर्वज के वंश के आधार पे ये उनको रिलेशनशिप को दर्शाएगा। दूसरा, फाइलोजेनेटिक ट्रीज को नए तरीके से बनाने में मदद करेगा। लेकिन ये लिन्यूएस ने नहीं किया। लिन्यूएस ने क्या किया था? नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, टेक्सोनोमी, नाम रखने का जो प्रचलन है वो इन्होंने शुरू किया था। तो लिन्यूएस ने ये नहीं किया था, ये किसने किया था? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, एंगलर और प्लांटलर। तो कौन कौन से बिल्कुल ठीक है? फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। पेलाग्रा इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। पेलाग्रा जो है वो किसकी डेफिशिएंसी से होता है? तो पेलाग्रा होता है आपका विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से। ठीक है, B3 की डेफिशिएंसी से पेलाग्रा होता है। पेलाग्रा क्या है? देखो, इसमें मसूड़ों में प्रॉब्लम हो जाती है, पेलाग्रा के अंदर दांतों की में प्रॉब्लम हो जाती है। व्हाट आर द रॉड शेप बैक्टीरिया कॉल्ड? जो बैक्टीरिया, जो जीवाणु रॉड की शेप के होते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं बेसिली। मेंबर्स ऑफ विच फाइलम आर नोन एज स्पंजेस। स्पंज किसको बोला जाता है? पोरीफेरा को। सबसे पुराने जानवर यही तरीके के होते हैं। ये किसी सपोर्ट, कोई सपोर्ट लेंगे, कोई सपोर्ट लेंगे, सहारा लेंगे, उसके ऊपर उगेंगे। तो पोरीफेरा जो है वो करेक्ट आंसर है। कोबालामिन इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विच विटामिन। आपको याद हो, कोबालामिन आपको मैंने बताया था सनकी से, साइनो कोबालामिन, कि सनकी हो जाता है विटामिन B12। तो B12 जो है वो कोबालामिन का नाम होता है। नेक्स्ट, मेंबर्स ऑफ विच फाइला आर नोन एज सी वॉलनट। समुद्री अखरोट के रूप में हम किसको जानते हैं? देखो, हम जानते हैं स्टेनोफोरा को। स्टेनोफोरा कौन होते हैं? स्टेनोफोरा इनवर्टिब्रेट्स, जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, वो होते हैं जो पानी में रहने वाले होते हैं। और इनको आप किस नाम से भी जानते हो? सी कॉम्ब के नाम से भी जानते हो। ज़्यादातर ट्रांसपेरेंट बॉडी होती है इनकी, ठीक है, और ये इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती और पानी में रहने वाले होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। ठीक है, और इनको एक और नाम से बोला जाता है सी वॉलनट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज यूज्ड फॉर कवरिंग द सॉइल अराउंड प्लांट्स विद ऑर्गेनिक वेस्टेज। प्लांट्स के चारों तरफ ऑर्गेनिक वेस्ट से जो खाद बन जाएगा उससे सॉइल को कवर करने की तरीके को क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मल्चिंग। मल्चिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, ज़मीन के ऊपर ऑर्गेनिक वेस्ट, जैविक कचरे से ढक दिया जाता है और ज़मीन को छोड़ दिया जाता है। अमंग्स द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ एल्गी। शैवाल का एक उदाहरण बताओ। डाई एटम्स, देखो शैवाल वो होती है जो अपना खाना खुद बनाती है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करती है और थैलोफाइटा ग्रुप के अंदर आती है। जो इनका डिवीजन है वो क्या है? थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा के अंदर आपका मतलब बिल्कुल बेसिक जो है एल्गी आती है। तो आपका एमीबा, फ्यूनेरिया, राइजोपस नहीं आते। आपके डाई एटम्स जो हैं वो इसी के अंदर आते हैं, एल्गी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, अमंग्स द फॉलोइंग विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया। जानवरों में सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है? जानवरों में सबसे बड़ा संघ होता है
आर्थ्रोपोड्स जिनमें पैर जुड़े हुए होते हैं, जॉइंटेड लेग्स होते हैं, कि कॉकरोच, बटरफ्लाई, प्रॉन्स, मतलब जितना भी आपने सुना होगा सी फूड की सबसे ज़्यादा वैरायटी होती है, सी फूड ज़्यादातर सारा आर्थ्रोपोड्स में आता है, तो आर्थ्रोपोड्स ही आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर अ बायो फर्टिलाइजर यूज टू एड, कंजर्व एंड स्टिम्युलेट फॉस्फोरस एज अ प्लांट न्यूट्रिएंट इन द सॉइल। देखो इनमें से वो कौन सा एक जैव उर्वरक है जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, मिट्टी में सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं। कैसे? उस पर फॉस्फेट डाल के। तो देखो एजोस्पिरिलियम ये भी फॉस्फेट देता है, एजोटोबैक्टर ये भी फॉस्फेट देता है, माइकोरहिजल फंडी ये भी फॉस्फेट, तीनों के तीनों फॉस्फेट देते हैं। तो तीनों बायो फर्टिलाइजर्स हैं, तीनों ही आपके फॉस्फेट देते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। ऑप्शंस हैं ओनली, देखो अब ऑप्शंस में गड़बड़ है, इसके अंदर आएगा ऑल 1, 2 एंड 3, तीनों के तीनों आएंगे। ये भी बिल्कुल तीनों के तीनों बायो फर्टिलाइजर्स हैं। मैं आपको ये बता दूं, तीनों ही जो मिट्टी की उर्वरक शक्ति, फर्टिलाइजर जो फर्टिलिटी है वो बढ़ाएंगे, और कैसे? फॉस्फेट ऐड करके। नेक्स्ट इज अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच इज और आर इज करेक्ट। बताओ इनमें से कौन सी करेक्ट है। सबसे पहला है प्लांट्स कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इनटू फूड। प्लांट्स क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश से जो ऊर्जा मिली उससे अपना खाना बनाते हैं, किस फॉर्म में? कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में। बिल्कुल ठीक है। पौधों में क्लोरोफिल होता है, बिल्कुल ठीक है। पौधों में सेल वॉल नहीं होती, ये भी बिल्कुल ठीक। एक मिनट, प्लांट सेल्स डू नॉट हैव सेल वॉल, पर प्लांट्स के पास तो सेल वॉल होती है ना, तो थर्ड गलत हो गया। नॉन वेस्क्यूलर प्लांट्स ग्रो वेरी टॉल। जो नॉन वेस्क्यूलर प्लांट्स होते हैं, मतलब जिनके अंदर आप कह सकते हो जाइलम और फ्लूम नहीं होता, पानी और खाने को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए, वो बहुत लंबे होते हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ओनली 1 एंड 2। Which of the following statements refer to the process of parthenogenesis? पार्थिनोजेनेसिस बताओ क्या होती है। देखो पार्थिनोजेनेसिस क्या है मैं ये भी बता दूं। आप ये कह सकते हो ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है जिसके अंदर एक पौधे को किसी और पौधे की जरूरत नहीं पड़ती रूट उगाने के लिए या सीड्स बनाने के लिए। तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एक अलैंगिक प्रजनन का प्राकृतिक रूप है जिसमें एम्ब्रियोज बन जाएंगे, भ्रूण बन जाएगा बिना निषेचन के, बिना फर्टिलाइजेशन के, यानी बिना मेल और फीमेल के मिले हुए। दूसरा देखो इसमें भी फर्टिलाइजेशन हो रही है, इस वाले ऑप्शन में भी कि मेल के स्पर्म फर्टिलाइज होंगे एग से, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें भी फर्टिलाइजेशन हो रही है, ये भी गलत हो जाएगा। तो द करेक्ट आंसर इज ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डैश इज कंपोज्ड ऑफ अनस्पेशलाइज्ड लिविंग सेल्स। इनमें से वो पूछ रहे हैं कि किसमें ऊपर ये जो पतली कोशिका भित्ति होती है, इसके अलावा अंतर कोशिकीय स्थान, सेल्स के बीच में जगह होगी, स्पेस होगा, और बहुत सॉफ्ट पार्ट्स में प्रेजेंट होगा। देखो पतली सेल वॉल जो होती है ना, वो होती है सिर्फ पैरेन्काइमा में या फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। मेरिस्टेमेटिक कौन से होते हैं? जो डिवाइड हो सकते हैं आगे जाकर, ठीक है, विभज्योतक जिनको बोलते हैं। पैरेन्काइमा होते हैं, कॉलनकाइमा उनसे हल्के से मोटे होंगे, कोनों पर से, कॉर्नर्स पे से। स्क्लेरेन्काइमा पूरे मोटे होते हैं। तो ये है आपके पैरेन्काइमा टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्पाइरोगाइरा इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी। स्पाइरोगाइरा को पता क्या बोलते हैं? मेराइन सिल्क, जल का रेशम इसको बोला जाता है। एल्गेई है, शैवाल है, ग्रीन कलर की शैवाल होती है, हरे रंग की शैवाल होती है, ग्रीन एल्गेई है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने सभी क्वेश्चंस कवर कर लिए। सारे क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी करा रखे थे, बट मैंने एक्सप्लेनेशन दे दी सो दैट अगर किसी ने वो नहीं कर रखे होंगे तो आपको थोड़ा सा बेस पता हो। इसी के साथ ही ऑफिसर बैच के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जनरल अवेयरनेस का बैच भी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, तो बिल्कुल आज ही एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप सभी बैचेस के बारे में जानकारी ले सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप एनरोल कर सकते हैं। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।